गुड इवनिंग। एक मिनट रुक जाओ, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। ओके देखो, अब हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। अब हम क्या चालू कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को अगर तुम समझ गया ना, इसमें एक ही नंबर नहीं कटता। बस एक एक टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझते जाना। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अपन जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing from an area। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। WEBER। इसको डिनोट करते हैं हम खाली WB से। आपको पूरा वेबर लिख के नहीं आना है, आपको खाली क्या लिख के आना है? WB। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है फ्लक्स का? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। कि भाई किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर। WEBER, वेबर। लिख लो अपनी कॉपी में। सर, हाँ देवांश, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट नहीं थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसे अलग से कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से की ऐसी अलग से कोई यूनिट नहीं है। हाँ पूछो गगन, क्या हो गया? सर इसका मतलब है कि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स, यहाँ जितना ज्यादा एरिया होगा उतने उससे ज्यादा फ्लक्स होगा। आ रहा हूं मैं ठीक है फ्लक्स सर। के फॉर्मूले पे। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NB.A, या फिर हम लिख सकते हैं NBA कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NB.A। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। और आपका फॉर्मूला क्या बनता है? NBA कॉस थीटा। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बल्कि चार चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपके कॉइल में कितने टर्न्स है, आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, आपका एरिया वेक्टर क्या है, और B.A क्या होता है? BA कॉस थीटा। NBA कॉस थीटा। तो मतलब आपका थीटा कौन सा एंगल होता है? देखो मान लो कि ये आपका एरिया वेक्टर है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपने को किससे मतलब है? इस एंगल से मतलब है। तो याद रखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है?
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिदम तूने अभी ज्वाइन किया है, देख ध्यान से सुन। देखो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है ध्यान से देखो, आज हमने चालू किया है चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब EMI। उसका सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। कौन सी है? स्केलर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर, WB। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NB.A। ये डॉट प्रोडक्ट है। और B.A क्या होता है? BA cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना? NBA cos थीटा। N का मतलब है कॉइल में कितने टर्न्स है, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, A का मतलब है एरिया वेक्टर क्या है। और अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और सब ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज तुम याद रखना। लिखो इसको निकाल। लिख लिया? देखो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं। अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। ये लिख लिया सबने? ओके, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। वैसे आजकल तो मैं टाइमली तुम्हें नोट्स भेज देता हूँ, तो भाई इसको बाद में कॉपी कर लेना। सॉल्व। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये आपके पास कोई सर्कुलर एरिया है। यहां पे पता है वो पंगा नहीं है कि सर अंदर लेंगे कि बाहर लेंगे, यहाँ पे वो दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मान लो कि आपके पास ये कोई सर्कल है, एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, आर आपको दे रखा है रेडियस, और आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। आपको बताना है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NBA cos थीटा। देखो सबसे पहले एन कितने, देखो एन तो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो एक बार तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कहां लेना है, इधर लेना है कि इधर लेना है, डिसाइड कर लो। एक बार एरिया वेक्टर फिक्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल जीरो है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। कॉस जीरो कितना हो गया? 1। तो आपका फ्लक्स कितना आ गया? NB/r²। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। सर अगर अपन अपोजिट साइड लेते तो एंगल अपोजिट हो जाता तो माइनस वन आता ना। हाँ, माइनस माइनस N/r²। लेकिन मान ले कि देख देख देवांश, तू इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुन। डेफिनेशन क्या बोल रही है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। जैसे मान ले मैं तेरे से पूछूं कि बता इस गेट से कितने आदमी पास हुए, मैं तुझे पूछूं कि बता इस गेट से कितने आदमी पास हुए। तो यार वो आदमी ऐसे पास करे या ऐसे पास करे, मुझे क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ कितने पास किए। तो इसलिए यहाँ मैग्नेटिक, यहाँ पे प्लस माइनस का इतना लोचा नहीं रहता। ओके सर। लेकिन हाँ, एरिया वेक्टर एक बार फिक्स कर लेना कि सर देखो यही मेरा एरिया वेक्टर है, मतलब मैं इसी को एरिया वेक्टर लूंगा, इधर वाले को। तो अगर मान ले मैं इस कॉइल को रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो फिर तेरा एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मान ले मैं इसको और रोटेट कर रहा हूं, मान ले मैंने कॉइल को उल्टा कर दिया, तो तेरा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इस चैप्टर में याद रखना, एक बार फिक्स कर लेना कि यार हम एरिया वेक्टर ये ले लेते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। एन मतलब कितने टर्न्स हैं, बी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ए मतलब कितना एरिया है, और थीटा का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है।
ठीक है, देखो मान लो ये वाला क्वेश्चन, सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर लूप है, मान लो इसकी साइड लेंथ कितनी रखी है, ए दे रखी है, मान लो तुम्हें एन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, और सपोज करो तुम्हें बी दे रखा है इस तरफ, ठीक है, आपको बताना है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ए बी सी डी, एन बी ए स्क्वायर एन बी इंटू 4 है, 0 या नन। हाँ गर्वित, और तुम सब मुझे रिप्लाई करा करो ना चैट बॉक्स में, एवरीवन मत करो, मैं खाली मेरे को करा करो। अरे सॉरी क्या है, सही है, आंसर करेक्ट है ना तेरा, फिर क्या चाहिए जिंदगी में। करो, क्या आंसर आ रहा है इसका, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। किंजल कितना आएगा, कृष्णा कितना आएगा, स्वरा, यश कितना आएगा बेटा इसका आंसर, जल्दी करो। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, एन बी डॉट ए होता है। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो एन है, अब देखो मैं तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना सिखाता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का है, देखो उस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, बी आई कैप लिख सकते हैं, डॉट एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, लेकिन ध्यान से देखो आपका एरिया ऐसा है, तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो मान लो मैं परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, डॉट डॉट मतलब एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है, तो बाहर की तरफ लेता हूं, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, के कैप, पर आई डॉट के क्या होता है, 0 होता है, फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। आया समझ में, क्योंकि डाउट तो नहीं है। तो जब भी आपका एरिया ऐसे पड़ा हो, तो एरिया वेक्टर आप बाहर की तरफ ले लो, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, के कैप में। आया सबको समझ में कि नहीं समझ में आया, फ्लक्स कैसे निकाला मैंने, कि कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछो। आगे समझ में, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में सब, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला makes an angle of 60 degree with plane of a rectangular coil of area 10 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब तुम ध्यान सुना आगे क्या लिखा हुआ है, with plane of a rectangular coil of area 10 meter square and 10 turns, find magnetic flux। तो आपको बताना है कि उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, करो क्या आएगा इसका आंसर। सर N1 लेना है ना? हाँ एन दे रखा है 10 टर्न्स। वही सर। हाँ देवांश कैसे करेगा, देख क्वेश्चन पढ़, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सपोज कर कि तेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि तेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के प्लेन के साथ 60 डिग्री बनाती है, प्लेन मतलब कॉइल के साथ, लेकिन अपने को कौन सा एंगल चाहिए देवांश, ए और बी के बीच वाला, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। तो अब से तुम याद रखना, जब भी लिखा हो ना कि एंगल विथ प्लेन ऑफ कॉइल,
तो मतलब तुम्हें 90 में से घटाना है। तुमने n कितना है 10, b कितना है 20, a कितना है 10 और cos 30 कितना होता है √3/2। तो कितना आ जाएगा चेक करो, 1000 √3 वेबर। सर इसमें खाली एंगल की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहीं, देखो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना फिर। अगर तूने 60 डिग्री ले लिया तो गया क्वेश्चन, फिर तेरा ऑप्शन मैच खाएगा क्या, तू बता। नहीं सर, मतलब एंगल किस 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 तरीके से लेना है वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब 60 डिग्री कैसे हो रहा है उससे। देख यहाँ पे देखो, ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, मतलब कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है, 60 डिग्री। पर तू मुझे बता अपने को कौन सा एंगल चाहिए होता है, अपने को एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का चाहिए होता है। मैंने कब बोला कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का लो, मैंने बोला एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लो। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट तो नहीं है। तो कोई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 60 टेस्ला is parallel to plane of circular coil of area 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड 60 टेस्ला इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो भी तुम्हें नहीं दे रखा है उसको डिफॉल्ट 1 ले लो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे तो 1 ले लो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो क्या आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। करेक्ट है गगन, करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब ये सपोज आपकी कॉइल है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, कौन सा एंगल लेना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक, मतलब ये एंगल कितना 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया 0। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मेघना कोई डाउट है बेटा, स्वरा कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है, किंजल कृष्णा डाउट है तो पूछो। मैं इस पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है। ये पूरा चैप्टर फ्लक्स का है। अपन आगे जाकर फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अपन फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो फ्लक्स निकालना सीख लो तुम। हाँ स्वरा देखो कहाँ दिक्कत आ रही पूछो। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 60 टेस्ला इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल। जैसे ये तेरी प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल है और तेरी मैग्नेटिक फील्ड एक पैरेलल है, तो ये बी है, ये कॉइल है। लेकिन मैंने क्या सिखाया कि जो थीटा होता है ये किसके बीच का एंगल होता है, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, एक एंगल 90, तो cos 90 0 तो फ्लक्स 0 हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर हाँ पूछो। सर इसमें 90 डिग्री गिवन होता प्लेन के रिस्पेक्टिवली में, तो कैसे होता है एंगल पर? वो कैसे होता, वो ऐसे होता, लिख लो। तो तुमने बेसिकली सब तरीके के क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ। सॉल्व क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 टेस्ला इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 2 मीटर एंड 2 टर्न्स। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। मैग्नेटिक 20 टेस्ला is perpendicular to plane of square coil of side 2 मीटर and 2 turns। अब आपको फ्लक्स बताना है। तो भाई ये अपनी स्क्वायर कॉइल है। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होता है, 0 हुआ, तो फ्लक्स क्या हो गया, एन बी ए
cos थीटा, n कितना है 2, b कितना है 20, a कितना है 4 cos 0 1, 160 वेबर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। सर यस पूछो। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। हाँ, वो तो एक क्लोज सरफेस के तो 0 होता है, मतलब कोई भी सरफेस के अंदर जितना फ्लक्स आता है उतना बाहर निकल जाता है। पर अब अपन ये सीख रहे हैं कि बताओ यहां से कितना है, कितना अंदर आ रहा है या कितना बाहर जा रहा है। नेट तो क्लोज सरफेस है 0 ही होगा। तो अभी मैं क्लोज सरफेस कहाँ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख। अभी तो मैं एरिया सिखा रहा हूँ ना कि एरिया से कितना फ्लक्स होता है। ओके ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखो फेराडेस लॉ। तो देखो एक बंदा आया था माइकल फेराडे करके, बहुत तेज बंदा था। मतलब फेराडे ना होता तो तुम मान के चलो तुम्हारे आसपास के जितने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें से कोई नहीं होता। ना तुम्हारा प्रिंटर होता, ना तुम्हारे कूलर होते, है ना। मतलब मैक्सिमम चीजें जो ईएमआई फॉलो करती है वो नहीं होती, क्योंकि इसी बंदे ने इस चीज को इन्वेंट किया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो फेराडे ने क्या बोला था, लिखो अपनी कॉपी में। तो माइकल फेराडे ने क्या बोला था, लिखो अपनी कॉपी में। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, if there is change in magnetic flux through a coil, comma, EMF will get induced in the coil. EMF will get induced in the coil. मतलब अगर किसी भी कॉइल से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे ना तो उस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, मतलब ईएमएफ। तो अगर उस कॉइल को मान लो तुम किसी बल्ब से कनेक्ट करोगे ना तो आपका बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और नेक्स्ट टाइम में लिखना ईएमएफ इंड्यूस्ड will be equal to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. तो फेराडे क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। मतलब उस कॉइल के अक्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी प्रिंसिपल पे आपके एसी जनरेटर काम करता है, तुम्हारे घर में जो बिजली आती है वो। ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देवांश, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली होता क्या है देवांश की, ये जो ईएमएफ का फुल फॉर्म है ना, इसका फुल फॉर्म कहीं भी इसके मीनिंग से रिलेटेड नहीं है। तुम किसी बुक में भी पढ़ोगे तो यही मतलब है कि जिसने देना था उसने नाम दे दिया ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कहीं भी उससे रिलेटेड नहीं कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो फेराडे क्या बोलता है, तो फेराडे ये बोलता है कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, अगर आप किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। मतलब उस कॉइल के अक्रॉस क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर मान लो आप कोई बल्ब कनेक्ट करो तो बल्ब जलेगा, तो ग्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ई का फॉर्मूला होता है -d∅dt। ये आपका फेराडेस लॉ है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करना सिखाता हूँ। और इसके न्यूमेरिकल तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें फ्लक्स निकालना आता है। सर आगे माइनस साइन क्यों है? हाँ, ये माइनस साइन क्यों आएगा ये अपन बताएंगे। जैसे देवांश मैंने बोला कि फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है।
मतलब कॉइल की एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव हो जाएगी, करेक्ट है। पर कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी ये साइन बताता है। तो ये साइन का रीजन क्या है ये अपने को पता पड़ेगा लेंज लॉ में। तो अपन आगे एक और चीज पढ़ेंगे, लेंज लॉ। तो फेराडे बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेंज बताएगा कैसे इंड्यूस होगा। एक बार तुम खाली इस पे ध्यान दो, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला क्या है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। तो देखो ईएमएफ निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है एवरेज ईएमएफ, उसका फॉर्म है नेगेटिव ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इसका फॉर्मूला वही पहले लिखा हुआ है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो अगर आपको दो टाइम के बीच में निकालना है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच में, तो एवरेज ईएमएफ। अगर आपको एक ही टाइम पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। लिख लो। लिख लो। फिर इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है। सर देखो, ये एप्सिलॉन ईएमएफ ही है ना? हाँ ये ईएमएफ ही है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी, फाइंड। पहला है ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, और दूसरा पार्ट है ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 4 सेकेंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो कैसे करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस टू टी है। क्वेश्चन है पहला है ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। देखो पहला पार्ट कैसे करेंगे। तो आपको इनिशियल टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, आपको फाइनल टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ इनिशियल फ्लक्स कितना आ जाएगा। टाइम को 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 3 वेबर हो गया। और फाइनल फ्लक्स कितना होगा चेक करो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो 9 और 6 कितना हो गया 15 वेबर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 15 में से 3 और नीचे आ जाएगा 3 में से 1। तो ये कितना आ गया चेक करो, 15 में से 3 गए तो कितना आ गया 12, 3 में से गया 2 तो कितना आ गया -6। अब दूसरा पार्ट एट, मतलब एक ही टाइम दे रखा है, मतलब यहां पे आपको क्या निकालना है बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और 2t का 2, तुम्हें पता है ना कैसे करते हैं, टी स्क्वायर का तो 2t हो जाएगा और प्लस 2t का 2 को तो ऐसा कैसे देखो खाली t का 1, तो 2t प्लस 2, तो बस t को 4 पट कर दो, कितना आ जाएगा माइनस 2 4 जा 8 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा -10। तो ऐसे हम निकालते हैं एवरेज, ऐसे हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। तो अगर आपके पास दो टाइम है तो दो टाइम के बीच में जो आएगा वो आपका एवरेज है, एक टाइम पे जो आएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस है।
पार्ट बी, देख कृष्णा, ईएमएफ इंड्यूस्ड एट 4 सेकेंड। देख अगर तेरे को एक ही टाइम दे रखा है ना बेटा, तो उसका मतलब होता है आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, मतलब अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो टी स्क्वायर का 2t होता है, 2t का 2 होता है, तो माइनस 2t प्लस 2, और टाइम को 4 पुट कर दो, 2 4 जा 8 प्लस 2, तो ये कितना 10 वोल्ट आ गया। अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना नहीं आता है तो मेरे को मैसेज करना, मैं तुम्हें 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जितना तुम्हें जरूरत है डिफरेंशिएशन की उतना उस 20 मिनट में दे रखा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई डाउट है कि आगे बढ़ूं मैं? तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज t क्यूब प्लस 2, फाइंड, पहला है EMF induced between time equal to 0 and time equal to 2 सेकेंड, और दूसरा है EMF at time equal to 1 सेकेंड। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? तुम्हारे पास अगर बायो है, जिनको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो कितना आएगा पहले का? तो इनिशियल टाइम कितना है? 0। फाइनल टाइम कितना है? 2। तो इनिशियल फ्लक्स कितना आ जाएगा? 2 वेबर, क्योंकि जी तो 0 है। फाइनल फ्लक्स कितना आ जाएगा? ओह, 2 का क्यूब प्लस 2 10 वेबर, तो आपका ये रेडियस कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए और नीचे 2 में से 0 गए, 10 में से 2 गए 8 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा -4 वोल्ट। कोई डाउट है पहले पार्ट में तो पूछो। और दूसरे का क्या आएगा? E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, 2 का होता है 0, खाली कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। टी क्यूब में जो पावर है उसको आगे बुला लो, फिर पावर में से 1 घटा दो, 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम को 1 पुट कर दो, तो 3 तो आ जाएगा -3 वोल्ट। ये इसका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। कोई डाउट है गगन बेटा? कोई डाउट है मेघना, स्वरा? कोई डाउट है यश? तो पूछो। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब जिसे ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपकी जो कॉइल है वो ऐसे पड़ी हुई है,
मैग्नेटिक फील्ड इधर है, रेडियस r दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कॉइल ऐसे हो गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, बस आपकी जो कॉइल है वो कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई। मतलब मैंने कॉइल को क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया। तो आपको बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे तो एवरेज ईएमएफ ही होगा, क्योंकि 2 टाइम है 0 और 2। तो आप मुझे बताओ इनिशियल फ्लक्स कितना होगा। तो इनिशियल आपका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल 90, तो cos 90 क्या होता है 0। अब आप मुझे बताओ फाइनल फ्लक्स कितना होगा। तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ, तो एन बी ए cos थीटा। तो एन कितना है 1, बी कितना है बी, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, cos 0 कितना है 1, तो ये कितना आ गया बी पाई आर स्क्वायर। तो आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन है, अ कॉइल is rotated by 90 degree in magnetic field B as shown in figure in 2 seconds, 2 सेकंड में। Find EMF induced। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें और मिल सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनिशियल फ्लक्स निकालो, फाइनल फ्लक्स निकालो, और अपना फॉर्मूला क्या है एवरेज का, नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके यार, तो अब मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूँ, वो शीट तुम सबको सॉल्व करनी है, ठीक है। और तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे होते हैं तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस। अगर तुम बुक के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो तुम समझ लो तुम बहुत गहरे कुएं में कूदने वाले हो, है ना। और उससे मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं तुम्हें रस्सी दे सकता हूँ, बाद में रस्सी भी नहीं दे पाऊंगा।